Hello students, so here I have an important announcement for you all before the video starts. So we have receiving lots of comments for the more current affairs videos by Satyajit Kumar sir. So let me tell you, we have already started our current affairs course since 18th of January where we are providing 1600 MCQs, Assam topic, answer key, videos and lots more. Last year, 90% plus current affairs questions were from SPM IS Academy YouTube channel. The course is available in our app just for ₹499 only. So if you want to purchase the course, the link is given in the description below. So we hope this videos will help you excel in exam preparation. Hello students, this is current affairs session day 3. Today we will be covering topic number 41 to 60. So topic number 41 is about handicraft policy and youth commission of Assam. तो असम सरकार की हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए. इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं. कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी अप टू 30%, यानी कि कैपिटल गुड्स जब भी कोई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खरीदेगा तो कैपिटल गुड्स में लगभग 30% तक असम सरकार सब्सिडी देगी, बट विथ अ सीलिंग लिमिट ऑफ 15 लाख फॉर न्यू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड 5 लाख फॉर ओल्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. मतलब कोई पुराना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, पहले से एग्जिस्टिंग है, और उसको एक्सपैंड करने के लिए अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें 5 लाख तक ही रुपए देगी असम सरकार, और अगर नया है तो उसमें 15 लाख रुपए तक दे सकती है. दिस इज द सीलिंग लिमिट. और ओवरऑल जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे प्लांट या मशीनरी में यानी कि एसेट में, उसका मैक्सिमम 30% ही सरकार जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देगी. उसके अलावा बाकी पैसा आपको लोन के तौर पे मिल सकता है अगर आप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो, और लोन पे आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा 5%. इंटरेस्ट सब्सिडी का मतलब होता है कि मान लीजिए कि बैंक आपको लोन दे रहा है 9% पे, तो आपको बस 4% चुकाना होगा, बाकी 5% सरकार अपने तरफ से दे देगी. सब्सिडी ऑफ अप टू 50% ऑन मार्केटिंग एक्सपेंडिचर एंड वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹30,000. ये हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी ऑफ असम है. इनके सारे पॉइंट्स याद रखिएगा. उसके अलावा असम सरकार ने असम यूथ कमीशन बनाया है. यूथ कमीशन का मेन गोल है फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ यूथ ऑफ असम बोथ विद इन एज वेल एज यूथ लिविंग आउटसाइड द स्टेट ऑफ असम. एंड असम इज सेकेंड स्टेट आफ्टर केरला टू कॉन्स्टिट्यूट यूथ कमीशन. ये सवाल है इस टॉपिक के बेसिस पे. असम यूथ कमीशन विल वर्क टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूथ ऑफ असम विद इन द स्टेट ओनली. यहाँ जाकर के स्टेटमेंट गलत हो जाता है. एंड असम इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट यूथ कमीशन. ये भी स्टेटमेंट गलत है. सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल पे एक बार पब्लिश होता है. ठीक है, इसको पब्लिश करने वाली एजेंसी है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये 2 साल में एक बार पब्लिश होता है, यानी कि एक बाई एनियल रिपोर्ट है. बाई एनियल मतलब 2 साल में एक बार, बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार. तो ये बाई एनियल है, यानी कि 2 साल में एक बार आता है. पहला सर्वे 1987 में आया था. तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 वाला जो था दैट वाज 1737. अभी तो 1837 आने का भी वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक के लिए तो लेटेस्ट हमारे पास 2021 वाला ही है. तो 2023 वाला आ जाएगा अगर 1837, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे. तो एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं. ओवरऑल फॉरेस्ट कवर हमारे देश में इट इंक्रीज फ्रॉम 21.67% इन 2019 टू 21.71% इन 2021. तो थोड़ा सा 0.0% बढ़ा है. इस पे सवाल आएगा, सीधा सीधा आपसे डेटा ना पूछ करके वो पूछ लेंगे कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के हिसाब से 2019 और 2021 में मार्जिनली फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ऐसा कुछ सवाल पूछेंगे. तो मार्जिनली इंक्रीज हुआ है. ऐसा भी दे सकते हैं सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है, तो सब्सटेंशियली इंक्रीज नहीं हुआ है, मार्जिनली इंक्रीज हुआ है. बात की जाए टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, क्योंकि ट्रीज को तो फॉरेस्ट में गिना नहीं जाता है, तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को अगर मिला लिया जाए तो हमारे देश में ओवरऑल जो टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर है दैट इज 24.62%. मैनग्रोव कवर इज 4,992 स्क्वायर किलोमीटर. एग्जैक्ट डेटा याद मत कीजिए, ये ध्यान रखिए कि मैनग्रोव कवर थोड़ा सा बढ़ा है, 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज देखा गया है 2021 में विथ रिस्पेक्ट टू 2019. फिर से सवाल यही आएगा
कि मैनग्रोव कवर इंक्रीज्ड मार्जिनली, सब्सटेंशियली, डिक्रीज्ड मार्जिनली, डिक्रीज सब्सटेंशियली। स्टेट वाइज परफॉर्मेंस देखा जाए तो तेलंगाना के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है परसेंटेज वाइज 3.07%, लेकिन अगर ओवरऑल एरिया वाइज देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। एब्सोल्यूट सेंस में आंध्र प्रदेश के अंदर ज़्यादा बढ़ा है और परसेंटेज सेंस में तेलंगाना के अंदर ज़्यादा बढ़ा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, APSC प्रीलिम्स में इस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे हैव रिपोर्टेड लॉस इन फॉरेस्ट कवर इंक्लूडिंग आसाम। Assam lost 66 square kilometer of forest cover in 2021 forest report as compared to 2019 forest report. अभी जनरल डेटा देखा जाए तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री एरिया वाइज बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री परसेंटेज एरिया वाइज बिलोंग्स टू मिजोरम, अगर हम स्टेट्स की बात करें तो। और अगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी दोनों को ले ले तो लक्षद्वीप हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर विथ 90.33% ऑफ इट्स एरिया कवर्ड विथ फॉरेस्ट। टॉपिक के बेसिस पे ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? रसिया हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है दैट इज 9th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। रसिया इज हैविंग हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड। In India, Madhya Pradesh has highest forest cover in the Indian states in terms of percentage of total area. Percentage of total area में मध्य प्रदेश आगे नहीं है, मिजोरम आगे है। So second statement is wrong. So the correct answer is option A. 43. Topic number 43 is about सियाचिन ग्लेशियर। ये देखिए यहाँ पे है कहीं पे सियाचिन ग्लेशियर, ये ट्रायंगुलर शेप में सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर के लिए पहले हमें इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा शिमला एग्रीमेंट समझना होगा। देखिए शिमला एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ 1972 में। भारत के तरफ से हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान की तरफ से उनके प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो इंडिया ने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ लिए थे पाकिस्तान के। और फिर शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ 1972 जुलाई में, जहाँ पे इंडिया ने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पाकिस्तान के रिलीज़ करने का फैसला किया। उसके साथ साथ ये जो सीज़ फायर लाइन है उस टाइम तक 1971 तक जो सीज़ फायर लाइन थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल में, LOC। तो अब इंडिया पाकिस्तान के बीच का ये वाला जो बॉर्डर है इसको हम लोग LOC कहते हैं। सीज़ फायर लाइन का मतलब होता है कि द वॉर हैज़ टेम्पोररी स्टॉप्ड। तो जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर 1947 में शुरू हुई थी, तब से इस लाइन को सीज़ फायर लाइन कहा जा रहा था। शिमला एग्रीमेंट के बाद इस लाइन को हमने LOC कहना शुरू कर दिया, मतलब द वॉर हैज़ स्टॉप्ड कम्प्लीटली बट द बॉर्डर इज़ येट टू बी रिजॉल्व कम्प्लीटली। सो दिस इज अ टेम्पोररी बॉर्डर बट द वॉर हैज़ स्टॉप्ड। सो 1971 तक, 1947 से लेकर के 1971 तक दिस लाइन वॉज नोन एज सीज़ फायर लाइन। आफ्टर दैट Simla agreement, it was known as LOC. It is still there known as LOC. Ceasefire line means war has stopped but not completely, permanently. LOC means the war has been ended but the border is yet disputed. This is the current position, that is LOC. अभी देखिए 1972 शिमला एग्रीमेंट के बाद फैसला किया गया कि अब ये जो लाइन है जिसको हमने LOC कहना शुरू किया है, इसको डिमार्केट किया जाए कि कहाँ कहाँ पे लाइन है, उसको जा करके वहाँ पे बाउंड्री लगाई जाए। तो फिर लाइन को डिमार्केट करना शुरू किया गया। डिमार्केट करते 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 हर पॉइंट को हमने एक एक नंबर दिया और यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ वाला जो पॉइंट था उसको नाम दिया गया NJ 9842। इसके आगे फिर ग्लेशियर्स शुरू हो रहे थे, तो इसके आगे फिर मार्किंग नहीं की गई और इस एरिया को अनमार्क्ड छोड़ दिया गया। बाद में हुआ क्या, 1972 में यहाँ तक मार्किंग हो गई, यहाँ तक तो बॉर्डर डिसाइड हो गया, LOC डिसाइड हो गया, ये एरिया अनमार्क्ड रहा। 1984 में इंडिया को हमारे सीक्रेट एजेंसी से पता चला कि पाकिस्तान जो यहाँ पे ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, इसको ऑक्यूपाई करने का प्लान कर रहा है अंडर एन ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन अबाबील। तो इसके पहले कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को यहाँ ऑक्यूपाई कर पाता, इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत 1984 में, और इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर को पहले कैप्चर कर लिया या मिलिटराइज कर लिया। तो यहाँ के बाद जो बाउंड्री डिस्प्यूटेड थी, मतलब अनमार्क्ड थी, इंडिया ने इसको अक्वायर कर लिया। और अब ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो ये है LOC,
यहाँ के आगे तो LOC डिमार्केटेड है नहीं, इंडिया ने ये वाला पार्ट अक्वायर कर लिया, सियाचिन ग्लेशियर इसको मिलिटराइज कर दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इसको दिस एरिया हैज़ बिन सीडेड बाई पाकिस्तान टू चाइना, पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दिया है। इस साइड में साखाजम वैली है और थोड़ा सा आगे जाकर के आप देखिए तो काराकोरम पास है, और इस साइड में फिर लद्दाख रीजन में दिस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना, अक्साई चीन रीजन। ये सब इंपॉर्टेंट मैपिंग देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। श्रीनगर यहाँ पे है, उससे थोड़ा ऊपर में कारगिल है, उरी उससे थोड़ा सा नीचे है, फिर पूंछ सेक्टर, जम्मू और भी नीचे है। तो ये सब एक बार मैपिंग ध्यान से देख लीजिएगा। सवाल यह है, सिमला अग्रीमेंट ऑफ 1972 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट वाज साइंड इन विच बिल्डिंग। ऐसा भी सवाल आ सकता है, APSC का कोई भरोसा नहीं है। करेक्ट आंसर इज बार्नेस कोर्ट, इट इज इन शिमला, हिमाचल प्रदेश, बार्नेस कोर्ट। टॉपिक नंबर 44 इज अबाउट गगनयान मिशन। गगनयान मिशन इज अ फ्यूचर प्लान्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑफ इसरो। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का प्लान है गगनयान मिशन में। इट विल बी इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन। तो हमारे तरफ से, हमारे देश का ये पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा। अगर इंडिया कामयाब हो जाता है तो इंडिया विल बिकम 4th नेशन इन द वर्ल्ड टू हैव मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर US, रसिया एंड चाइना। गगनयान मिशन में प्लान है कि 3 एस्ट्रोनॉट्स को हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 300 से 400 किलोमीटर की हाइट पे भेजेंगे स्पेस के अंदर फॉर 5 to 7 डेज। तो अर्थ के अराउंड लगभग 300 से 400 किलोमीटर की हाइट पे 5 से 7 दिन के लिए हम भेजेंगे अपने एस्ट्रोनॉट्स को, जो एक ऑर्बिटल के अंदर ऐसे 5 से 7 दिन रिवॉल्व करके वापस से अर्थ पे आ जाएंगे। तो 5 से 7 दिन लो अर्थ ऑर्बिट, 300 से 400 किलोमीटर। पहले तो प्लान था कि इसको 2022 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन बार बार डिले होकर के अब गगनयान मिशन का डेट दिया गया है दिसंबर 2024। सो इट विल बी लॉन्च्ड इन दिसंबर 2024 एज पर द करेंट प्लानिंग ऑफ इसरो। ये जो गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा, इसको एक बार में हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में नहीं भेजा जाएगा। ओवरऑल 3 फ्लाइट्स भेजे जाएंगे, उसमें से स्टार्टिंग के जो 2 फ्लाइट्स होंगे दे विल बी अनमैन्ड, उसमें कोई एस्ट्रोनॉट नहीं होगा। उसमें इस तरह के रोबोट्स भेजे जाएंगे, ह्यूमन लाइक रोबोट्स, यानी कि ह्यूमन के जैसे मिलता जुलता रोबोट भेजा जाएगा, जिसको नाम दिया गया व्योम मित्र। तो ह्यूमन लाइक रोबोट्स इसलिए भेजा जा रहा है, या ह्यूमनॉइड रोबोट्स इनको कहते हैं, इसलिए भेजा जा रहा है ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है स्पेस में जाने के कारण, वो पहले स्टडी किया जाएगा विद द इम्पैक्ट ऑन दीज रोबोट्स व्हेन दे गो टू स्पेस। तो 3 मिशंस भेजे जाएंगे टोटल गगनयान में, उसमें से 2 में रोबोट्स भेजे जाएंगे जिनको बोला जा रहा व्योम मित्र, और तीसरे में फाइनली फिर एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे, जिसमें से 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे कम से कम, जिसमें से 1 वुमेन होंगी। और इसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को सेलेक्ट किया गया है। देखिए, भेजे तो 3 ही जाएंगे, लेकिन 4 को सेलेक्ट किया गया और उनकी ट्रेनिंग चल रही है अभी रसिया के अंदर। अभी ये जो गगनयान मिशन होगा, इसमें लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा GSLV Mach 3। GSLV Mach 3 का हाल फिलहाल में नाम बदल करके कर दिया गया है LMV, लॉन्च व्हीकल Mach 3। और एक और डेटा याद रखिए, न्यू इसरो चीफ हु वाज अपॉइंटेड लास्ट ईयर इटसेल्फ 2022 में, उनका नाम है S सोमनाथ जी। द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज इन आंसर बी बेंगलुरु। देखिए, द सेक्रेटेरिएट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द सेम बिल्डिंग। उस बिल्डिंग का नाम है अंतरिक्ष भवन विच इज इन बैंगलोर। उसके अलावा ये भी डेटा देख लीजिए, इसरो वॉज फाउंडेड ऑन 15 अगस्त 1969। टॉपिक नंबर 45, कोकिलाबारी यूनिवर्सिटी कैंपस। देखिए, ये जो कोकिलाबारी एरिया है, इट इज़ इन द फ्रिंजेज ऑफ मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। अभी कोकिलाबारी वाला जो एरिया है, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू एरियाज जहाँ पे बंगाल फ्लोरिकन बर्ड्स मिलते हैं। दुनिया में छोटे कुछ ही एरियाज बचे हैं जहाँ पे बंगाल फ्लोरिकन बर्ड्स मिलते हैं। दिस बंगाल फ्लोरिकन बर्ड्स आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय IUCN, क्योंकि इनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है। ये कोकिलाबारी वाला एरिया न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल और असम सरकार ने मिल करके फैसला लिया था कि कोकिलाबारी वाले रीजन में एक एग्रो फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी कॉलेज बनाया जाएगा।
इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया देश के अंदर या विदेशों में भी। इनफैक्ट IUCN जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कैटेगराइजेशन करता है, उसने भी क्रिटिसाइज़ किया कि 25 तो बस बंगाल फ्लोरिकन बचे हैं, आप वहाँ पे भी ये बायोडाइवर्सिटी कॉलेज बना देंगे तो ये बंगाल फ्लोरिकन भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर बंगाल फ्लोरिकन बर्ड की बात की जाए तो IUCN में तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं ही, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 में उनको शेड्यूल 1 स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 मिला हुआ है, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बंगाल फ्लोरिकन? तो 2 डिसजॉइंटेड रीजन में ये पाए जाते हैं। एक तो इंडियन और नेपाल सब रीजन में पाए जाते हैं, तो इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और तराई रीजन ऑफ नेपाल में मिलता है। एक तो ये एरिया है जहाँ पे बंगाल फ्लोरिकन मिलता है। उसके अलावा थोड़े बहुत बंगाल फ्लोरिकन्स साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कंबोडिया के अंदर मिलता है। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट बंगाल फ्लोरिकन बर्ड? दे आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज इन IUCN रेड डेटा बुक। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज फाउंड ओनली इन साउथ एशिया एंड स्टैंड अक्रॉस इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अभी IUCN की बात चलिए तो IUCN को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बनाया गया, जिसका मेन पर्पस है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करना। तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड पे। इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। इट प्रिपेयर्स IUCN रेड डेटा बुक, जहाँ पे स्पीसीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो टोटल 9 कैटेगरीज में स्पीसीज़ को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द थ्रेट दैट दे आर फेसिंग। तो प्लांट स्पीसीज हो या एनिमल स्पीसीज हो, दे आर कैटेगराइज इनटू 9 डिफरेंट लिस्ट इन IUCN रेड डेटा बुक ऑन द बेसिस ऑफ द थ्रेट दैट दे आर फेसिंग। IUCN गेट्स इस फंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बायलैटरल या मल्टीलैटरल एजेंसीज। सवाल है, द रेड डेटा बुक published by IUCN contains the list of endemic plants and animal species present in biodiversity hotspot. This is wrong. ऐसा नहीं है कि सिर्फ endemic plant या animal species का वो नाम मेंशन करते हैं इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ऐसा ये चीज़ें नहीं होती हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आपको आई होप पता होगा, आगे तो मैं करा ही दूंगा। 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर आइडेंटिफाइड बाय ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेशन इंटरनेशनल। आपने बेसिक इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, मैं यहाँ रिवाइज करा दूंगा। तो इंडेमिक प्लांट्स या एनिमल स्पीसीज और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ये नहीं होता IUCN रेड डेटा बुक में। थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज ये होता है, जो एनिमल स्पीसीज के ऊपर खतरा है उनका नाम होता है प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। साइट्स का नाम थोड़ी होता है, एनिमल्स और प्लांट्स का नाम होता है जो थ्रेट फील कर रहे हैं या थ्रेट के अंदर हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। टॉपिक नंबर 47 इज अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, डेसा। मेनली तो यही पब्लिश करता है इन एसोसिएशन विद UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन नाम याद रखिएगा। उसमें भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए तो करेक्ट आंसर वुड बी यूनाइटेड नेशन डेसा। UNCTAD के साथ मिल करके करता। UNCTAD के बारे में भी जरा देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये एक परमानेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, 1964 में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर है इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट एंड डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट is published by Department of Economic and Social Affairs of United Nations. Correct answer is option B. Tiger density, topic number 48. Important बातें देखते हैं। Regions with highest tiger density per 100 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा है कॉर्बेट के अंदर, यानी कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में सब 14 टाइगर्स ऑन एन एवरेज मिलते हैं जिम कॉर्बेट में, उत्तराखंड। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पे टाइगर डेंसिटी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 13.06 टाइगर्स। ये डेटा है एज पर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2021। तो टाइगर डेंसिटी में सबसे ऊपर कॉर्बेट, फिर काजीरंगा। एरिया वाइज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही है। टाइगर रिजर्व विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, कॉर्बेट 231 टाइगर्स। स्टेट्स विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व,
मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र बोथ हैव 6 टाइगर रिजर्व्स। अगर आसाम स्पेसिफिक बात की जाए तो टाइगर डेंसिटी में सबसे आगे तो काजीरंगा है 13.06 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, फिर है ओरांग हैविंग 10.62 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, एंड देन है मानस 3.3 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। टाइगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा काजीरंगा में 104, फिर मानस में 31, फिर ओरांग में 21, फिर नामेरी में 3। एरिया वाइज अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वाला एरिया है मानस हैविंग एन एरिया ऑफ अबाउट 2837 स्क्वायर किलोमीटर, और दूसरे नंबर पे काजीरंगा अबाउट 1173.58 स्क्वायर किलोमीटर। सवाल है एम स्ट्राइप्स समटाइम्स सीन इन न्यूज़, इट इज़ विथ रेस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। ये जो एम स्ट्राइप है ये एक ऐप है, एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है जिसको लॉन्च किया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, ताकि टाइगर रिजर्व्स को से रिलेटेड डेटा को अपडेट किया जा सके और टाइगर्स के कंजर्वेशन में प्रोएक्टिवली काम किया जा सके। तो एम स्ट्राइप्स मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व एंड्रॉयड बेस्ड ऐप डेवलप्ड बाय NTCA। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू टॉपिक नंबर 49। देखिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू काफ़ी टेक्निकल टर्म हो सकता है, यह टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ। देखिए टेलीकॉम की जो कंपनियाँ हैं वो मेनली 2 तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। एक होगा उनका कोर एक्टिविटी जहाँ पे वो डेटा सर्विस या कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नॉन कोर एक्टिविटी जहाँ पे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट पे देंगे, डिविडेंड, इंटरेस्ट, टावर खड़े करना, उनको मेंटेन करना। सो दीज आर नॉन कोर एक्टिविटीज़। अभी दोनों एक्टिविटीज़ से रेवेन्यू जनरेट होता है टेलीकॉम सेक्टर का। तो अब टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको कोर एक्टिविटीज़ वाले रेवेन्यू पे बस टैक्स देना चाहिए, कि नॉन कोर एक्टिविटीज़ वाले से जो जनरेट होने वाला रेवेन्यू उस पर भी टैक्स देना चाहिए। दैट हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम कंपनीज, क्योंकि नियम ये कहता है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे टेलीकॉम कंपनियां टैक्स देंगी। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से कोर एक्टिविटी या नॉन कोर एक्टिविटी दोनों एक्टिविटी से जनरेट होने वाले रेवेन्यू को कहा जाना चाहिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, और इन दोनों तरह की एक्टिविटी से जनरेट होने वाले रेवेन्यू पे टेलीकॉम कंपनियों को टैक्स देना चाहिए। जबकि टेलीकॉम कंपनियों के हिसाब से सिर्फ कोर एक्टिविटीज़ से जनरेट होने वाले रेवेन्यू को कहा जाना चाहिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, और बस उसी पे टैक्स दिया जाना चाहिए। सो दैट इज़ हाउ द टर्म एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू हैज़ कम इनटू न्यूज़। और आपसे मैक्सिमम मुझे लगता है इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, टेलीकॉम सेक्टर। उसके अलावा बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की जरूरत नहीं है। टोंगा आइलैंड्स, ये देखिए टोंगा आर्कीपेलागोस मतलब सीरीज ऑफ आइलैंड्स। सो यहाँ पे कहीं पे पैसिफिक रीजन में ऐसे टोंगा आइलैंड है। यहाँ पे का पूरा नाम तो हुंगा टोंगा हुंगा हपुई वोल्केनोस के पास होगा टोंगा आइलैंड्स, इतना रटना नहीं है। टोंगा आइलैंड्स आर सीरीज ऑफ आइलैंड्स अबाउट 150 छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं जिनको हम लोग सीरीज ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं आर्कीपेलागो, ये मिलाकर के बनाते हैं टोंगा आइलैंड्स। सो दे आर लोकेटेड इन द पैसिफिक रिम ऑफ फायर। ये है पैसिफिक रिम ऑफ फायर, आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा। पैसिफिक ओशन और बाकी जो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं उनके बीच का जो ये कन्वर्जेंस जोन है, यहाँ पे पैसिफिक रिम ऑफ फायर बनता है। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ वोल्केनोज हैं एक्टिव वोल्केनोज, प्लस दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी मच टेक्टोनिकली एक्टिव। तो ये है पैसिफिक रिम ऑफ फायर। यहाँ पे कहीं पे टोंगा आइलैंड है। टोंगा आइलैंड इस साल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे मैसिव वोल्केनिक इरप्शन हुआ था लास्ट ईयर, इस कारण से न्यूज़ में था। तो याद रखिएगा टोंगा आइलैंड है कहाँ पे। टोंगा आइलैंड्स आर लोकेटेड इन, इस तरह का सवाल आया अगर तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, पैसिफिक ओशन। ध्यान से देख लीजिए टोंगा आइलैंड। बाकी आपको पता होगा न्यूजीलैंड के फॉर्मेशन का तरीका वही कन्वर्जेंस जोन बिटवीन द टू प्लेट्स एंड ऑल। तो ये पैसिफिक रिम ऑफ फायर के पीछे भी क्या रीजन है, कन्वर्जेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड ए ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशनिक प्लेट्स आर हेवी सो देट सबडक्ट एंड ऑल। सो ये सब बेसिक ज्योग्राफी में तो आप पढ़ते ही हैं। टॉपिक नंबर 51 इज अबाउट न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म फॉर इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के लिए तो वैसे तो अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं अलग अलग ओकेजन के लिए, लेकिन कॉम्बैट के लिए उनका एक यूनिफॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्बैट यूनिफॉर्म ऑफ इंडियन आर्मी, लड़ाई के वक्त। तो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थोड़े से बदलाव किए गए थे लास्ट ईयर।
15 जनवरी को हर साल हमारे देश में आर्मी डे मनाया जाता है। 2023 वाला जो 15 जनवरी है आर्मी डे 75वां आर्मी डे होगा, क्योंकि 1949 से ये आर्मी डे हमने मनाना शुरू किया है। सो इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन बेंगलुरु सिटी। पहली बार दिल्ली से बाहर मनाया गया है आर्मी डे, और इसको बेंगलोर शहर में मनाया गया है इस बार, क्योंकि भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ हैं भारत सरकार की, अब उसको दिल्ली से बाहर अलग अलग जगहों पे मनाया जाए। तो आर्मी डे को बेंगलोर शहर में मनाया गया 2023 में, पहली बार न्यू दिल्ली से बाहर। दिस वाज 75th आर्मी डे। आर्मी डे का इंपॉर्टेंस क्या है? इसी दिन पहली बार इंडियन आर्मी जनरल के करियप्पा टुक ओवर एज इंडियन कमांडर इन चीफ फॉर इंडियन आर्मी फ्रॉम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फ्रांसिस बुचर। तो फ्रांसिस बुचर से के करियप्पा साहब ने कमान लिया कमांडर इन चीफ का इंडियन आर्मी का, इसीलिए इस दिन को 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 में यानी कि पिछले साल इंडियन आर्मी डे पे भारत सरकार ने रिलीज किया था न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म फॉर इंडियन आर्मी। और ये जो न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म है इंडियन आर्मी का, इसके कुछ फीचर्स देख लीजिए। इसमें कैसा है कि एक अंदर टी शर्ट रहेगा। पुराने वाले यूनिफॉर्म में अंदर टी शर्ट नहीं होता था, बस न्यू यूनिफॉर्म में देयर विल बी अ कॉम्बैट टी शर्ट अंडरनीथ एंड शर्ट ओवर इट। तो एक कॉम्बैट टी शर्ट होगा और ऊपर एक शर्ट होगा। उसके अलावा पुराना वाला यूनिफॉर्म में टक इन करके इसको पहना जाता था, नए यूनिफॉर्म में इसको टक इन करके नहीं पहना जाएगा। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो इस पर ओलिव ग्रीन या अर्थन शेड्स और डिजिटल पैटर्न्स रहेंगे न्यू वाले यूनिफॉर्म में। डिजाइंड फॉर ऑपरेशनल कंडीशंस इन डेजर्ट्स एंड हाई एल्टीट्यूड एरियाज। उसके अलावा द फैब्रिक इज लाइटर, स्टर्डियर एंड मोर ब्रीदेबल। कॉटन टू पॉलिएस्टर रेशियो इज 70-30, कॉटन 70%, पॉलिएस्टर 30%, ताकि ये जल्दी से सूख जाए, मेकिंग इट क्विकर टू ड्राई, मोर कंफर्टेबल टू वियर इन ह्यूमिड एंड हॉट कंडीशंस। तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि ज़्यादा पॉलिएस्टर ना दे दिया जाए, ताकि आर्मी के जवानों को पहनने में तकलीफ ना हो। दिस हैज़ बिन डिजाइंड बाई NIFT। सवाल कुछ इस तरीके का सीधा सीधा आ जाएगा, कॉटन टू पॉलिएस्टर रेशियो इन द न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म ऑफ इंडियन आर्मी। करेक्ट आंसर वुड बी 70-30। टॉपिक नंबर 52, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज पिछले साल न्यूज़ में थे 2022 में, क्योंकि ही पास्ट लास्ट ईयर। तो पंडित बिरजू महाराज जी से इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि बिलोंग टू लखनऊ घराना ऑफ कथक। उनको 1964 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, 1986 में पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है पंडित बिरजू महाराज को। सवाल इस तरह का कुछ आ सकता है सीधा सीधा, पंडित बिरजू महाराज एसोसिएटेड विथ, करेक्ट आंसर वुड बी कथक। थोड़ा सा घुमा करके आएगा तो आपसे पूछ लेगा घराना कौन सा था, याद रखिएगा लखनऊ घराना। अभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स फ्रॉम असम। तो देखिए, शिल्पी दिवस हमारे स्टेट असम में मनाया जाता है 17 जनवरी को, क्योंकि इस दिन याद किया जाता है ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी को, इज ऑल्सो नोन एज रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला। 17 जनवरी इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ ज्योति प्रसाद अग्रवाला। और शिल्पी दिवस जो 17 जनवरी को होता है टू रिमेंबर और कॉमेमोरेट ज्योति प्रसाद अग्रवाल एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, इसी दिन दिया जाता है शिल्पी अवार्ड्स। शिल्पी अवार्ड्स हमारे स्टेट के अलग अलग आर्टिस्ट्स को दिया जाता है, जिसमें 2 लाख का कैश प्राइज होता है। अभी शिल्पी अवार्ड 2022 और 2023 दोनों का रटना होगा। अगर पेपर अभी तक सेट हो गया होगा तो फिर वो 2022 वाला पूछेंगे, नहीं तो फिर हो सकता है 2023 का भी पूछ ले। तो शिल्पी अवार्ड 2022 वाला दिया गया था डॉक्टर अर्पणा बोर्ज बरुआ एंड पुलक बैनर्जी को, और शिल्पी अवार्ड 2023 यानी कि इस साल का बिल्कुल रिसेंट दिया गया है श्री राजेन गोहाई एंड पोखिला लेकतेपी, इन लोगों को दिया गया है शिल्पी अवार्ड 2023 का। उसके अलावा हाल फिलहाल में और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए इन द फील्ड ऑफ आर्ट। तो ये सब करंट अवार्ड्स हैं, साल 2022 के लिए दिए गए हैं 2023 में। नाट्य सूर्य फनी शर्मा अवार्ड 2022 टू एक्टर प्रांजल सैकिया, डॉक्टर भावेंद्र नाथ सैकिया अवार्ड 2022 टू वेटरन एक्टर अरुण नाथ, वीम्बर ड्यूरी अवार्ड टू राइटर मिलेश्वर पातौर एंड बीजू फुकान अवार्ड 2022 टू फिल्म मेकर समरेंद्र नारायण देव। सवाल है नाट्य सूर्य फनी शर्मा अवार्ड 2022 गिवन टू, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी एक्टर प्रांजल सैकिया। ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी की बात चली है तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने कलेक्ट किए थे करंट अफेयर्स में वो देख लेते हैं। बाकी चिन्मय सर तो आपको कराएंगे ही वो असम पीडिया वाले सेगमेंट में,
करा ही दिया होगा, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मेरे तरफ से मैंने कलेक्ट किए वो देख लेते हैं। मदर ऑफ ज्योति प्रसाद अग्रवाला किरण मोई जी, तो माता श्री का नाम था किरण मोई। शी वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तेजपुर महिला समिति, दैट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1919। उसके अलावा सी ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड सीपनी संघ वीविंग सेंटर फॉर विमेन। अग्रवाल ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी का जो एंसेस्ट्रल होम है उसको नाम कहा जाता है पोकी, बिकॉज ये तेजपुर का पहला पक्का मकान था। 1978 में आसाम सरकार ने इस मकान को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जिसका नाम है ज्योति भारती म्यूजियम। 1977 में आसाम सरकार ने इसको अक्वायर किया और 78 में इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया जिसका नाम है ज्योति भारती म्यूजियम। गांधी जी जब 2 बार स्टार्टिंग में वो आए असम के अंदर 1921 और 34, तो दोनों बार वो पोकी में उन्होंने स्टे किया। ज्योति प्रसाद अग्रवाला वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आसाम ब्रांच ऑफ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। आर्ट के फील्ड में अगर उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इज कंसिडर टू बी द फर्स्ट फिल्म मेकर ऑफ आसाम, क्योंकि उन्होंने पहली असम की फिल्म जोयमती बनाई 1935 में, दैट वाज रिलीज्ड इन रौनक महल कलकत्ता फर्स्ट। बाद में इसको गुवाहाटी में रिलीज़ किया गया इन कुमार भास्कर नाट्य मंदिर। जोयमती फिल्म जो बनाई थी ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी ने, दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्ले जोयमती बाय लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। उन्होंने ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी ने चित्रबोन स्टूडियो भी बनाया तेजपुर में 1934 में, सिनेमा हॉल जुनाकी बनाया तेजपुर में 1937 में। सेकेंड एसएमईज फिल्म इंद्रमालती वॉज रिलीज इन 1939। इनको रूप कुंवर का टाइटल दिया है पोएट आनंद चंद्र बरुआ जी ने। ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के म्यूजिक को कहा जाता है ज्योति संगीत बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फ्लुएंस ऑफ एसएमईज इंडियन क्लासिकल एंड वेस्टर्न म्यूजिक। सवाल है हु गेव द टाइटल ऑफ रूप कुंवर टू ज्योति प्रसाद अग्रवाला? करेक्ट आंसर वुड बी पोएट आनंद चंद्र बरुआ। टॉपिक नंबर 55, प्रोजेक्ट सद्भावना। प्रोजेक्ट सद्भावना आसाम सरकार ने शुरू किया था 1 फरवरी 2022 को। इसका मेन पर्पस था कि जितने भी पुराने केसेस हैं सेक्रेटेरिएट के अंदर, जिसको हम लोग जनता भवन कहते हैं हमारे असम में, सेक्रेटेरिएट के अंदर जितने भी पुराने केसेस हैं उन सबको टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व किया जाए। तो जितने भी पुराने केसेस 10 मई 2021 से पहले के हैं, 10 मई 2021 डेट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उस दिन चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब पावर में आए। तो 10 मई 2021 से पहले के जितने भी केसेस हैं जनता भवन में उन सबको 10 मई 2022 तक निपटा देना है। दैट वाज द गोल ऑफ प्रोजेक्ट सद्भावना दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 फरवरी 2022। एम ऑफ प्रोजेक्ट सद्भावना was to clear or dispose of all the pending cases in Janta Bhavan. So the correct answer is option C. Official Development Assistance ODA। देखिए ODA क्या होता है? कोई भी डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज को जब सॉफ्ट लोन देते हैं, सॉफ्ट लोन मतलब लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट लोन देते हैं, तो उसको कहा जाता है ODA, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को देते हैं। तो याद रखिएगा ODA में मिलिट्री पर्पसेस के लिए लोन नहीं दिया जा सकता। लोन्स एंड क्रेडिट फॉर मिलिट्री पर्पसेस आर एक्सक्लूडेड अंडर ODA। अभी जापान बहुत सारा ODA रिलीज करता है और इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ ODA ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फ्रॉम जापान। जापान इज वन ऑफ द मेजर कंट्री दैट रिलीजेस ODA एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द ODA लोन कमिंग फ्रॉम जापान। जापान की सरकार ने एक एजेंसी बना रखी है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका, जिसका मेन काम है ODA फंड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना। तो जीका जो है वो जापान की ये ऑर्गेनाइजेशन है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। वो जापान वाले ODA फंड्स को अलग अलग देशों में इंप्लीमेंट कराता है। तो इंडिया के अंदर भी उसने कई सारे ODA फंड्स को इंप्लीमेंट कराए। सम ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स अंडर जापान्स ODA इन इंडिया इज लाइक दिल्ली का मेट्रो सिस्टम, डेडिकेटेड फ्रॉड कॉरिडोर, या मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। अगर गुवाहाटी की बात की जाए तो 2 इंपॉर्टेंट जीका प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सीवेज एंड सैनिटेशन से रिलेटेड एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से रिलेटेड। ये जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वाला जो जीका प्रोजेक्ट है ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में था क्योंकि 21 दिसंबर 2022 को इसको पार्शियली इनॉग्रेट कर दिया गया है। These projects under JICA, sewage and sanitation and drinking water are being run by Guwahati Municipal Corporation। अभी जापान की बात चली है तो देख लेते हैं जापान का थोड़ा सा मैप। जापान आप देखिए इट इज़ इन नदर्न पैसिफिक ओशन और इट
इसके ईस्ट साइड में है सी ऑफ जापान, विच इज ऑल्सो नोन एज ईस्ट सी। जापान के जो मेजर आइलैंड्स हैं, इट इज सीरीज ऑफ आइलैंड, जापान इज ऑल्सो एन आर्कीपेलागो, सीरीज ऑफ आइलैंड। जो मेजर आइलैंड्स हैं वो है होकाइडो, उसके अलावा होन्सू, शिकोकू, क्यूसू, और पांचवा आइलैंड भी है जो इधर है, छोटे छोटे आइलैंड से, ओकावा। तो सवाल कुछ ऐसा आ गया, मान लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइलैंड ऑफ जापान, होकाइडो, होन्सू, शिकोकू एंड फार्मोसा। तो करेक्ट आंसर विल बी फार्मोसा, क्योंकि फार्मोसा जो है वो ताइवान का आइलैंड है। तो 5 मेन आइलैंड ऑफ जापान और होकाइडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूसू एंड ओकिनावा, जो इधर है। टॉपिक नंबर 57, गुरु रविदास। तो गुरु रविदास जी पिछले साल न्यूज में थे, इनके बारे में जरा देख लेते हैं। सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट ऑफ 15th एंड 16th सेंचुरी AD। ही वॉज फाउंडर ऑफ रविदासिया रिलीजन, तो अलग से रिलीजन बनाया उन्होंने। और ही वॉज बॉर्न इन वाराणसी एंड बिलोंग टू कॉबलर्स फैमिली, चमार कास्ट, चमड़े का काम करने वाले चमार कास्ट, कॉबलर फैमिली। इनका मेन जो वर्क था दैट वॉज इन द डायरेक्शन ऑफ एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो रविदास जी ने जितने दोहे लिखे, डिवोशनल वर्सेस लिखे, उसमें बहुत सारे जो है इंक्लूडेड इन द सिख स्क्रिप्चर्स इन गुरु ग्रंथ साहिब। तो रविदास जी के कुछ दोहे जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी हैं। रविदास जी न्यूज़ में क्यों थे पिछले साल, वो भी ज़रा समझते हैं। पंजाब के अंदर इलेक्शन होने वाला था लास्ट ईयर, और इलेक्शन के दौरान ही बीच में रविदास जयंती भी पड़ रही थी 16 फरवरी को। हर साल रविदास जयंती इसी फरवरी महीने में पड़ती है, 1-2 दिन आगे पीछे। तो रविदास जयंती पड़ रही थी 16 फरवरी को। फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, रविदास जयंती होने के कारण इलेक्शन को पोस्टपोन किया था, इस कारण से काफ़ी न्यूज़ में था। तो फिर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि उस टाइम ये सारी चीज़ें भी न्यूज़ में आई थी कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकता है, क्या वो रैलियों को बैन कर सकता है। तो आंसर इज येस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन postpone election, it can ban rallies. These powers have been given to Election Commission of India under Representation of People Act 1951. Who amongst the following is also known as cobbler saint? Correct answer would be Guru Ravidas. Marital rapes, हो सकता है सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ ले। देखिए, मैरिटल रेप्स हैव नॉट बिन क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया सो फार। रेप से रिलेटेड जो आईपीसी का सेक्शन है, सेक्शन 375, उसमें इसको एक एक्सेप्शन की तरह छोड़ा हुआ है। दैट मीन्स इट परमिट्स अ मैन, a legally wedded man or a husband to have a forceful sex on wife. So marital rape is an exception in section 375 of IPC. जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनाई गई थी आफ्टर निर्भया केस इन 2012, और जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया था कि मैरिटल रेप के लिए भी पनिशमेंट होना चाहिए, इसको भी क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए, लेकिन ये रिकमेंडेशन अभी तक माना नहीं गया है। सवाल है, जस्टिस JS वर्मा कमेटी किसके लिए बनाया गया था? करेक्ट आंसर वुड बी फॉर विमेन सेफ्टी एंड अमेंडमेंट इन द क्रिमिनल लॉज, ताकि विमेन सेफ्टी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। अब देखिए, इंडोनेशिया ने क्या फैसला किया है कि उसका जो मौजूदा कैपिटल है जकार्ता, इसको छोड़ करके वो एक नया कैपिटल बनाएंगे, नुसांतारा कैपिटल, जो यहाँ पे है। तो इंडोनेशिया के जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, देखिए इंडोनेशिया का एक आइलैंड है सुमात्रा, दूसरा है जावा, तीसरा है बोर्नियो। तो जावा आइलैंड पे है जकार्ता, जो उनका अभी का कैपिटल सिटी है, लेकिन 17 अगस्त 2024 को इंडोनेशिया ने फैसला किया है कि वो अपने कैपिटल सिटी को चेंज कर देंगे और वो जकार्ता से इसको कर देंगे नुसांतारा में। तो नुसांतारा इज नोन एज फ्यूचर कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया विच विल बी डिक्लेयर्ड एज कैपिटल ऑन 17 अगस्त 2014. इट विल रिप्लेस जकार्ता. नुसांतारा सिंपली मीन्स ओल्ड जावा टर्म दैट मीन्स आर्कीपेलागो, ए सीरीज ऑफ आइलैंड. रीजन फॉर चेंज, आखिर कैपिटल को यहाँ से यहाँ क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? तो 3 कारण है. जकार्ता में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, और तीसरा जो सबसे मुख्य कारण है कि जकार्ता जो है वो लो लाइंग एरिया में है और सी लेवल राइज के कारण जकार्ता धीरे धीरे सिंक होता जा रहा है. दैट इज वाई समटाइम जकार्ता इज ऑल्सो नोन एज सिंकिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट इज वाई ना जकार्ता को रिप्लेस करके नुसांतारा को बनाया जाएगा नया कैपिटल. सवाल ये है, which of the following statements are true about the future capital of Indonesia? Its name is Nusantara. It is located in Java Islands of Indonesia. Second statement गलत है, क्योंकि it is not located in Java. It is located in Borneo. So the correct answer would be option A. 60. Last topic is about antimicrobial resistance.
तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? अलग अलग जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमें बीमार कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, दे आर माइक्रोब्स। अभी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या होते हैं? वो दवाइयाँ जो इन माइक्रोब्स को मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो उनको कहा जाएगा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। अभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो फेनोमेना है जहाँ पे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हमारे ऊपर काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इनइफेक्टिव हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वैसे सिनेरियो को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, व्हेन माइक्रोब्स बिकम रेजिस्टेंट टू द ड्रग्स दैट आर यूज्ड। इसके पीछे कारण क्या है? दो कारण हो सकते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के पीछे। इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स खाएंगे या ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाएंगे या जितना जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है उससे कम एंटीबायोटिक्स लेंगे, तो डॉक्टर ने जितना प्रेस्क्राइब किया उससे कम लें, ज़्यादा लें, अननेसेसरीली लें, तो फिर इनकरेक्ट डोजेस के कारण एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है बॉडी में। इंडिया के अंदर ये बड़ी समस्या है। हम लोग बिना डॉक्टर से मिले जाकर के एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद करके मेडिकल स्टोर से खा लेते हैं। और अभी उस कारण से होता क्या कि कभी कभार हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, कई बार ज़रूरत से कम कंज्यूम करते हैं, यानी कि जितने पीरियड के लिए होना चाहिए उससे कम कंज्यूम करते हैं, एंड दैट लीड्स टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एंटीबायोटिक्स। पहला कारण तो यह है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के पीछे। दूसरा कारण है एंटीबायोटिक्स बीइंग यूज्ड इन लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक के अंदर एंटीबायोटिक्स डाला गया, जैसे पोल्ट्री के अंदर डाला गया या गोट के अंदर डाला गया, बाद में लोगों ने इसको कंज्यूम कर लिया, तो उनके थ्रू ये एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं और फिर वहाँ पे वो हमारे अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। ग्लास नाम का इनिशिएटिव लिया है WHO ने, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यूज सर्विलेंस सिस्टम। WHO ने लिया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जबकि इंडिया का कैंपेन है इंडियाज रेड लाइन कैंपेन, जिसमें अलग अलग दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं जिसको बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हमें नहीं लेना चाहिए, उस पर एक इस तरीके का रेड लाइन रहता है। ये रेड लाइन सिंबलाइज करता है कि हमें ये दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। ये रेड लाइन जो है, ये जो फार्मेसी वाले लोग हैं उनके लिए भी एक इंडिकेटर है कि ये दवाइयाँ बिना आपको डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं देना है। सो इंडिया रेड लाइन कैंपेन मार्क द प्रेस्क्रिप्शन ओनली एंटीबायोटिक्स विद रेड लाइन टू कर्ब देयर मिसयूज। सवाल ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। ह्यूमन एक्टिविटी एज वेल एज लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। आज डे 3 के लिए इतना ही। टुमारो विल मीट अगेन विथ डे 4।